नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास बुलेटिन। पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान की पार्टी तहरीक लब्बैक ने बड़ा दावा किया है। तहरीक लब्बैक की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें बातें कही गई हैं। उसके अनुसार पुलिस की फायरिंग में अब तक 282 से ज्यादा समर्थक और नेता मारे गए हैं तहरीक लब्बैक के, जबकि 1900 से ज्यादा घायल होने की जानकारी भी इस दौरान सामने आई है। पाकिस्तान की पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के चीफ साद रिजवी भी पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया, जिससे नाराज टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध में उतर आए और लाहौर में इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया। मार्च के दौरान रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। दंगा ऐसा भड़का कि हर तरफ आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं। पाकिस्तान के कई शहर जलने लगे हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान कर देती है। सड़कों पर टीएलपी और पाकिस्तान सेना के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है। लाहौर और मुरिदके में पुलिस टीएलपी में सीधी भिड़ंत हो गई है। टीएलपी चीफ साद रिजवी को पुलिस ने गोली मारी है और दावा यह है कि पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के 282 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा फायरिंग में 1900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने भी सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब समझिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं और स्थिति है कि सुधरने की बजाय और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। जो बड़ी तस्वीरें अलग अलग इलाकों की नजर आई उसमें साफ तौर से नजर आता है कि लब्बैक से मुनीर डरे और पाकिस्तान किस तरह से जल रहा है। देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर आग की लपटें नजर आती है, सड़कों पर प्रदर्शन है। दूसरी तस्वीर में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो वहां पर पुलिस के साथ में कैसे उनका आमना सामना हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और कई जगहों पर तो इस तरह के हालात हैं कि जगह जगह सिर्फ हिंसा के हाल, हिंसा की तस्वीर नजर आती है। और ये तस्वीर लब्बैक और जिस तरह से नजर आ रही है, लब्बैक के तमाम ये कहा जाए समर्थक और नेता इस दौरान मारे गए हैं। ये बड़ा दावा तहरीक लब्बैक की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल। शहर शहर बगावत से क्या पाक टूटने की कगार पर है? सवाल ये भी है कि मुनीर शहबाज अब क्या ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है? मुनीर की सेना यूएस के दबाव में अपनों पर गोलियां चला रही है क्या? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो का पैनल है वो जुड़ रहा है। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ जी मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार एजाज अहमद जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको जल्दी मिलवाऊंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। एजाज अहमद जी, शुरुआत में आप ही से करना चाह रही हूँ, जरा समझाइए, बताइए कि इस दौरान अभी क्या स्थिति है। लाहौर से इस्लामाबाद तक बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के जो तमाम कार्यकर्ता समर्थक थे वो सड़कों पर उतरे और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देखिए एक सिचुएशन तो है, लेकिन जो र्यूमर्स सोशल मीडिया पर जो इतलात मौजूद है ना, जो फैक्ट्स हैं वो उनको वेरीफाई नहीं करते। ये जो मैं आपको, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ पिछले 40 इयर्स ऑलमोस्ट, मैं कभी भी अनटिल एंड अनलेस कोई फैक्ट अगर रीचेक ना हो तो उसको फैक्ट के तौर पर बयान नहीं करता। जी सर। फैक्ट ये है कि कल रात ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें एक स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस का, एक थाने का फुल इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, ही वाज आल्सो अ स्टेशन हाउस ऑफिसर, और 2 पुलिस वाले और मारे गए जी। और ये पहले मॉब की जानिब से हुआ। उसके जवाब में आंसू गैस शेलिंग भी हुई, फिर कहीं से कुछ लाठीचार्ज हुआ, उसमें वो जो अभी आपने तस्करा भी किया, और फिर पेट्रोल बम भी फेंके गए। इन सब की वेरिफिकेशन हो रही है जी। लेकिन वो जो टीएलपी ये कह रही है कि हमारे 142 लोग मारे गए हैं, इट इज नॉट वेरीफाइड। जो वेरिफिकेशन हुई है
वो अब तक एक सिविलियन की डेड बॉडी सामने आई है जिसकी वेरिफिकेशन हुई है, और बाकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। तो मैं अनटिल एंड अनलेस, चूंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, ह्यूमन बीइंग की एक सैंक्टिटी होती है, तो मैं अनटिल एंड अनलेस कोई इसको मजीद वेरिफिकेशंस ना हो, मैं उसको फिलहाल अभी उतना ही समझूंगा, इसलिए कि एक सिचुएशन है, लोग जख्मी हैं, 40-45 लोग जख्मी हैं, जिसमें तकरीबन 48 पुलिस वाले अलग हैं। उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि 1900 से ज्यादा लोग कैजुअलिटीज हैं, 1900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। जी देखिए, हम आप एक ही तरह की सोसाइटी में है ना, हमारे यहाँ दो लोग जख्मी होते हैं तो उनको 200 बताया जाता है, आपके यहाँ भी यही होता है। तो हमारे यहाँ आपके यहाँ लोग तकरीबन एक से ही है, ये क्लेम किया जाता है आपके, ताकि आपकी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। वजह उसकी ये देखिए ना, एक ईमानदारी की बात है कि मसला फलस्तीन के जो था ना, उस पर उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब वो एहतजाज कहाँ करने जाना चाहते थे, और ये इनका जो एहतजाज है हमेशा वायलेंट रहा फॉर वन और दी अदर रीजन। हुकूमत ने इनसे कहा कि भाई मसला तो हल हो गया है, उन्होंने कहा नहीं हम आगे जाएंगे, और वो बात नहीं मान रहे थे। अच्छा, वो आ गए, उसके बाद उनसे बारहा मुज़ाकरात किए गए, 2 से 3 बार उनसे मुज़ाकरात किए गए। उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। बदकिस्मती है, मैं आई डोंट सपोर्ट एनी ऑपरेशन, लेकिन अब ये एक सिचुएशन हो गई। अब उनको उनसे सवालात ये हो रहे थे, उनके लोगों की जानिब से भी सवालात हो रहे थे कि फॉर लास्ट 2 इयर्स जो है वो इसराइली ब्रूटैलिटीज चल रही थी पैलेस्टाइन में, लोग मारे जा रहे थे। ऑलमोस्ट 70,000 जो है वो मारे जा चुके हैं, और हजारा लोग जख्मी हैं पैलेस्टाइन में, इवन के बच्चे और औरतों को भी मारा गया। तो वो ये कहते थे, उनसे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप 2 साल से कहाँ थे, ये सवालात थे, तो अब उनको काउंटर तो कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए जब तक फैक्ट्स वेरीफाई ना हो जाएं, मैं कम से कम उसको बाय नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक ह्यूमन बॉडी की सैंक्टिटी है, और फैक्ट्स जो है ना वो अभी तक वो एसरटेन नहीं हो रहे। जैसे ही फैक्ट्स एसरटेन होंगे, 4 पुलिस वाले जो ना, वो पुलिस ने उनका डाटा भी इशू किया है, उनके जनाजे भी हो रहे हैं, और वो उनकी डेड बॉडीज की फोटोज भी इशू की हैं। जबकि दूसरी जानिब से अभी तक एक फोटो ऐसा आया है जिसको कंफर्म किया जा सकता है कि इट इज डेड बॉडी। तो बाकी कोई ऐसी चीज अभी तक कंफर्म नहीं हो रही। हाँ, उनके जो कायद हैं, उनके बारे में टीएलपी ने ये कहा है कि जी असद रिजवी को गोली लगी है, और टीएलपी ने ये क्लेम किया कि 3 गोलियां लगी हैं, जबकि दूसरी जानिब से इतलात ये आ रही है कि असद रिजवी यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लब्बैक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके लोगों की जाने गई हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ में अब रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन मैं यूके देवनाथ जी का रुख करना चाहूंगी। देवनाथ जी, जिस तरह से अभी कहा जाए कि एक तरफ पीस प्लान के माध्यम से इजराइल और गाजा को पोलाइट करने की कोशिश या शांत करने की एक तरह से पहल की गई, लेकिन अपने ही देश में कैसे अब घिरते नजर आते हैं यहाँ के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है पाकिस्तान का। बार बार ये भी बात कही जा रही है कि मुनीर की सेना यूएस के दबाव में अपनों पर गोलियां चला रही है। क्या ऐसी भी स्थिति नजर आती है सर? क्योंकि विद्रोह जो है वो तो लगातार उठता रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में सिचुएशन एक तो जो डेवलप हो रही है चिंता का विषय है। एक अजीबोगरीब एंगल भी ये है कि टीएलपी एक समय में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक दोस्त हुआ करता था। पाकिस्तान में जो मिलिट्री है या आईएसआई है, वो एक समय टीएलपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते थे। अब टीएलपी जो है डेफिनेटली थोड़ा एक्सट्रीम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा रिलीजियस एंगल ज्यादा है, और डेफिनेटली बात है कि जब फिलिस्तीन की बात आती है तो उनका मत ये है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन बनना चाहिए। और उनका मत ये है कि शायद ज्यूज और इजरायलीज को जो इम्पोर्टेंस दी जानी है वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अब पाकिस्तान की जो सरकार है इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसने अपने को अलाइन किया हुआ है जो भी थिंकिंग अमेरिका की है।
उनके आर्मी चीफ अमेरिका जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि अमेरिका जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है पश्चिम एशिया में जो हमास और इसराइल की लड़ाई है। जी अब अमेरिका का जो रुख है वो पाकिस्तान सपोर्ट किस लिए कर रहा है ये हम सब जानते हैं। जी उसका बहुत बड़ा वजह है कि अमेरिका को जब पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में फाइनेंशियल एड और शायद हथियार भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक और चीज क्या है कि पाकिस्तान में जो भी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है और वो हमेशा अमेरिका से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन Influence होते लेकर हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है, जी। अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब टीएलपी जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती नजदीकियों से थोड़ा परेशान है। अगला इनको डर क्या है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इतना ज्यादा दोस्ताना रवैया कर ले कि अब्राहम अकॉर्ड जैसा कोई साइन कर ले और इजराइल को मान्यता दे दे और इजराइल के साथ इतनी ज्यादा पींगे भरना शुरू कर दे कि फिलिस्तीन के लोग पीछे रह जाएं और फिलिस्तीन के लोग जो हैं अलग थलग अकेले पड़ जाएं। जी जी तो सर। टीएलपी चाहती है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव सपोर्ट करें फिलिस्तीन के लोगों को और शायद हमास को भी इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि शायद इजराइल नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वहां पर। ठीक जी है, यानी कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरह से नजर आती है। अली शाह जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, अब मैं उनका रुख करूं लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं, जिस तरह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें हैं, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक टीएलपी प्रमुख जो थे उनकी तरफ से बाकायदा मौलाना साद रिजवी उन्होंने ऐलान किया था कि भाई अब कूच करना है बाकायदा इस्लामाबाद का, और ये भी बाकायदा दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो जिस तरह से वो घेराव करना चाहते थे, सीधे सीधे ये कहा जाए कि यूएस की जो एम्बेसी है उसका, लेकिन उसके पहले ही बाकायदा निहत्तों पर कत्लेआम कर दिया गया। और ये दावा किया जा रहा है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों पर उन्हें टारगेट करते हुए। 280 से ज्यादा लोगों की मौत की बात लब्बैक की तरफ से कही जा रही है। 1900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी इस दौरान यहाँ पर सामने आ रही है। अपने आप में तस्वीरें बहुत गंभीर हो जाती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ पाकिस्तान से एक और वरिष्ठ पत्रकार गजाला नूरीन जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अली शाह जी, जो तस्वीर नजर आ रही है ये अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान ये पूरा निर्णय लिया गया था कि भाई अब इस्लामाबाद का टारगेट करना है लब्बैक की तरफ से, और उसी बीच एक इमरजेंसी बैठक होती है और बाकायदा पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके बीच में ये तय होता है कि रोकना है बाय हुक और क्रोक, और उनको जो लोग निहत्ते हैं उनको भले गोलियों से भूनना पड़े, और वही हुआ भी आज। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, जिनके आपने नाम लिया अभी, जो कि होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर के बराबर के होते हैं जी। तो वो और शहबाज शरीफ, ये अफसोस की बात है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान की स्थिति जो भी हो रही है वहां पे। आर्सन, वायलेंस, तोड़ फोड़, जो प्रोटेस्ट, जो हड़तालें हो रही हैं, प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ फलस्तीन ऑफ कोर्स, एंड क्योंकि जिस तरीके से इजराइल बमबारी कर रहा है गाजा पट्टी में, इनको मंजूर नहीं है कि जिस तरीके से मौतें हो रही जी। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो हो रही है ना, और ना ही इनकी सरकार को ना ही प्रोटेस्टर्स को इनका ये समझ में नहीं आया है, और ये कंट्रोल कैसे किया जाए। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, टीएलपी, इसके ऊपर क्रैकडाउन हो गया है, और इसके अंदर एक एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर और 3 टीएलपी मेंबर की भी मौत हुई है इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो बेसिकली, और जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया, पूरी वजह बताई कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि क्यों वो गाजा पट्टी की तरफ को फेवर कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, और क्यों पाकिस्तान की सरकार, उनकी पुलिस, उनकी मिलिट्री ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। बिल्कुल कंट्रोल कर नहीं पा रही है, और ये कंट्रोल अगर अभी नहीं कर पाए, जैसे आपने बताया कि उनका ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई गोलियों से जी दो, गोली मारो, अपने लोगों को गोली मारो, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी हो, भले ही हमको ये प्रोटेस्ट रोकनी है। इनका ये तरीका था। पाकिस्तान में अपने ही लोगों पे गोलियां मारी हैं इनकी पुलिस ने,
आपको याद होगा चंद एक साल पहले जब इमरान खान के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे जनता ने वार किया था, और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला इन सिविलियंस को हम आर्मी एक्ट के तहत हम ट्राई करेंगे इनको। तो आर्मी एक्ट में वो आते हैं जो केवल फौजी होते हैं, भाई सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करना डिक्टेटरशिप की तो हद है बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात, माहौल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल बद से बदतर हो जा रहा है, और ये और अब अगर अभी कंट्रोल नहीं कर पाए ना ये इस बात को, तो ये आग और आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए अफगानिस्तान के साथ अब ये वही अफगानिस्तान है जब तालिबान आई थी सत्ता में 15 अगस्त 2021 को, तो जनरल फैज हामिद जो इनके आईएसआई चीफ थे फटाफट पहुंचते हैं अफगानिस्तान, वहां पर हक्कानी नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए। अब आप देखिए वही अफगानिस्तान पीते हुए तस्वीर आई थी वहां पर बाकायदा आईएसआई चीफ की, बिल्कुल 100%। और वही पाकिस्तान और वही तालिबान आज की तारीख में कितने बड़े दुश्मन होके बैठे हैं। आप देख लिया आज क्या चल रहा है वहां पे, ऑलमोस्ट युद्ध की तो के उस पे है एज पे। अब जब पाकिस्तान के तालिबान के लोग की डेलीगेशन हिंदुस्तान आती है, पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है, पाकिस्तान ने फटाफट वहीं पे ही एयर स्ट्राइक कर दी तालिबान के ऊपर, ये अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने कहा ऑपरेशन रिवेंज, बदला लेंगे वो। अफगानिस्तान ने भी एक व्यापी कार्रवाई करी, और बिल्कुल युद्ध के ऑलमोस्ट वर्ज पे है ये। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं, मैं कैसे कहूं सिविल वॉर हो रहे हैं। सर्विंग आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री रातों रात गायब कर देती है। हुआ है पाकिस्तान के अंदर, रातों रात उनको उठा के ले गई। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की जो पुलिस है अपने लोगों पे फायर करके उनको मौत की घाट उतारा। जनता चुप रहेगी क्या? जनता में और आक्रोश बढ़ गया। जनता ने कहा ठीक है। और अलीशा जी, यही एक तनाव जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो देश के प्रधान हैं, राष्ट्र के प्रधान हैं, या फिर सेना चीफ जो है, उनकी भी चिंता जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि चाहे बात पीओके में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, बलूचिस्तान में अब इस्लामाबाद भी उसी रूप में चल रहा है, जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भी उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान लगातार चिंता जो है वो लगातार बढ़ा ही रहा है। अलीशा जी को मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, शायद नेटवर्क का कुछ ग्लिच भी आ रहा है। कंटिन्यू, मैं गजाला नूरीन जी का रुख करना चाह रही हूँ। गजाला नूरीन जी, आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? लगातार चाहे बात पीओके हो, बलूचिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो बहुत हैरान कर देती है। यहाँ पर अपनी ही पुलिस अपने ही लोगों को भून डाल रही है। गजाला नूरीन जी। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके बाद अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुनते हुए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि काश यही दुख दर्द और इसी तरह के अल्फाज आप लोग उस वक्त इस्तेमाल करते कि जब भारत के अपने अंदर मणिपुर के अंदर नहित्ते लोगों को मारा जा रहा था, या फिर काश आप लोग इसी तरह के दुख दर्द का और इसी तरह के कंसर्न का इजहार उस वक्त करते कि जब अभी सितंबर के एंड पे भारत के कानपुर में आई लव मोहम्मद की कैंपेन को लेकर वहां पर एक शोरिश बरपा थी और वहां पर मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल फिर भी आप पाकिस्तान के मामले पे गजाला जी, मुझे लगता है आप पार्शियल शायद इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं। आपको इंडिया डेली देखना चाहिए। आपको अगर मणिपुर का जिक्र, अगर आपको लगता है मणिपुर की चिंता है, तो आइए मणिपुर में जो स्थिति है आप लोग वही ग्रे एरिया देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और रही बात कानपुर की, तो सुनिए, कानपुर की भी बात जरा सुनिए। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से तस्वीर यहाँ पर चली, उसमें कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। जिस तरह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पुलिस ने किया है ना, हमारे यहाँ प्रदर्शन करने के शांतिपूर्वक तरीके होते हैं मैडम, शांतिपूर्वक तरीके होते हैं। और जो अगर लॉ को हाथ में लेता है तो बाकायदा उनको दुरुस्त भी करते हैं। पाकिस्तान से जिस तरह से साजिशें रचने की कोशिश होती है ना, उस एजेंडा को यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। मैं ये जानना चाहती हूँ, अरे आप पहले अपना घर में तो जरा देखिए। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पर बात की थी, मैंने एक रेफरेंस के तौर पर आपको बात की थी, लेकिन जिस तरह से आपको वो हमारे यहाँ कहते हैं जिस तरह से जाके आपको लगी है ना, तो उससे मुझे समझ आ गई। मैंने तो एक रेफरेंस दिया था। बहरहाल आप क्या है, मैं जानती हूँ, देखिए आप लोगों को आदत हो गई है, मैं हमेशा कहती हूँ एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जरूर नजर आता है। और उस सिंड्रोम की वजह से हालात ये हैं कि आप उस सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती और आप कंपेयर बार बार इंडिया से करने लग जाती है।
अब आप फिर बात नहीं सुन रही। देखिए ना, अब आपने मुझे बुलाया लेकिन मैंने सिर्फ इतनी देर में 2 फिक्रे बोले और आप बोले जा रही हैं। तो आई होप कि आप मुझे मौका देंगी। बोलिए ना, मैं तो अभी शांत हूँ। बोलिए आ रही हूँ अलीशा जी, आ रही हूँ अलीशा जी, एक मिनट जी। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दिए थे और इन रेफरेंसेस का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं भारत के अंदरूनी मसाइल के हवाले से इस वक्त बात करना चाह रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि हुकूमतों में और मुल्कों में इस तरह के मामलात होते रहते हैं और जो मुल्क होते हैं या जो हुकूमतें होती हैं वो इस तरह के मामलात को अपने अपने अंदाज के मुताबिक डील भी करती है। मैंने आपको मणिपुर या कानपुर या मोहम्मद अली तहरीक लेकिन गजाला जी, क्या जेनोसाइड आपने जेनोसाइड किन किन देशों में देखा? मैं इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ रही थी, उसमें बाकायदा पाकिस्तान की इस घटना को जेनोसाइड नाम दिया गया है। जेनोसाइड मतलब नरसंहार, कत्लेआम नाम दिया गया है। पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की पुलिस ने अपने ही लोगों पर AK-47 अंधाधुंध चलाई है। और आप ये समझिए, दरअसल चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वक्त में तीसरी घटना है। पीओके में भी आपने निहत्थे लोगों पर ऐसे ही आक्रमण किया था। मैं आपको बहुत अच्छा और सीनियर सहाफी समझती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सोशल मीडिया की खबरों को उठा के यहाँ पे डिफेंड कर रही हैं, वो आपको आप उसको वो नहीं कर सकती। आप एक सीनियर सहाफी हैं, आप उस पे बात करें कि जो लॉजिकल और जो सबूत के साथ हो। क्या आप मुझे टीएलपी के मामले पे बोलने देंगी? प्लीज। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ठीक है टीएलपी के हवाले से अभी यहाँ पे बड़ी डिटेल में आप लोगों ने डिस्कशन की है। देखिए, तहरीके लबैक पाकिस्तान 2 साल हमारी हुकूमत का इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 2 साल तक ये मामला चलता रहा और अब जबकि वो कुछ लोगों के आलाकार बन गए, हमें ये लग रहा है कि जो टीएलपी इस वक्त बाहर निकली है वो कुछ ऐसे लोगों की बातों में आके या उनकी आलाकार बन के निकली है, जिस तरह से कि पिछले दिनों अफगानिस्तान ने भी किया था। इसीलिए उन्हें पहले बड़े आराम के साथ समझाया गया, उनके साथ मुज़ाकरात किए गए और जिस तरह के नुकसान की बातें आप बता रही हैं या जो सोशल मीडिया की कुछ फेक फुटेजेस उठा के इंडियन मीडिया चला रहा है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के आपको ये बता सकती हूँ कि ठीक है, यहाँ पे उनको वापस भेजने के लिए एक ऑपरेशन जरूर किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो हुकूमतें कर सकती होती हैं जब मामला इस हद तक पहुंचे कि जब अमनो अमान की सूरत हाल को किसी भी तरह का कोई खदशा लाहक होता है। एक चीज। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको टीएलपी के हवाले से, अभी मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी आपके पैनलिस्ट की, तो वो बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी टीएलपी एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पहले एस्टेब्लिशमेंट इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर आपको ये कहना चाहूंगी कि खुदारा एक सीनियर सहाफी होते हुए बात सिर्फ वो किया करें जो आपके पास प्रूव हो। आप सोशल मीडिया की बातों को उठा के या उन बच्चों की बातों को उठा के जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे होते हैं, अगर आप उसको उठा के नेशनल मीडिया पे मुझे नहीं पता कि आपके लिहाज से कौन सी मीडिया को आप लोग फॉलो करते हैं। अगर पीसीआर आवाज आ रही है तो प्लीज अलीशा जी का ऑडियो अप कीजिएगा। जी अलीशा जी, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी मैं कहता कि मैडम को ताजुब हो रहा है, ये वरिष्ठ पत्रकार है मैडम मोहतरमा यहाँ पे पाकिस्तान से, इनको मालूम ही नहीं है मणिपुर कहाँ है और कानपुर कहाँ है, ये कंफ्यूज हो रही है। ये मणिपुर क्योंकि दोनों में पूरा आता है तो मणिपुर, भैया मैडम मणिपुर ना एक स्टेट है और कानपुर यूपी में उत्तर प्रदेश में एक जगह है। आप थोड़ा पढ़ के आती तो कम से कम यू साउंड इंटेलिजेंट, अगर आप इंटेलिजेंट ना भी है तो आप थोड़ा इंटेलिजेंट दिखती कम से कम टीवी पे। खैर वो छोड़ो, इनकी बात तो अलग है। अब देखिए बात ऐसी है कि मेरे को हंसी आई थी मैडम जब मणिपुर को कानपुर को मणिपुर कर रही थी ना। हम तो नहीं होते इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में कंफ्यूज आप हैं। तो खैर मैडम, तो शुक्रिया आपने ये मौका दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का प्रॉब्लम तो क्या है, इनका प्रॉब्लम ये है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। ये दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से, तभी ये कंफ्यूज हो गई। मणिपुर कानपुर मणिपुर कर रही है ये बीच में। तो अगर ये अपने गिरबान में झांक के देख लेना प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लें तो इनकी प्रॉब्लम हल हो सकती है। लेकिन अपनी ये प्रॉब्लम हल करना ही नहीं चाहते, फैक्ट ये है। बिल्कुल ठीक है। एजाज जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। आ रही हूँ गजाला जी। एजाज जी, जैसा कि अभी अलीशा जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का समाधान है, हल निकाला जा सकता है, आखिर समाधान कैसे होगा, यहाँ पर नाराजगी कैसे दूर करेंगे?
बार बार एक बार ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जेनोसाइड होने लगा है, अपने ही लोगों पर AK-47 चलवा रहे पाकिस्तान, अपने ही यहाँ की पुलिस के हाथों लोगों को मरवाया जा रहा है। और पिछले कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि लगातार पिछले कुछ वक्त में ये ऐसी घटनाएं हो गई कि निहत्तों को टारगेट किया जा रहा है। 1 महीने में निहत्तों पर गोलीबारी करने की तीसरी घटना है। जी, मैं पहले तो मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि जरा खामोशी से गुफ्तगू सुन लिया करें। आप होस्ट हैं, आप पैनलिस्ट नहीं हैं, तो इसलिए प्लीज। नहीं सर, क्या हो जाता है कि अगर गलत फैक्ट पेश करेंगे तो मेरा काम है सर उसको दुरुस्त करना। जी, मुझे अली शाह साहब से ये दरखास्त करनी है कि जरा गजाला की बात को दोबारा सुने, रिवाइंड करके सुन लें। गजाला ने मणिपुर और कानपुर के 2 अलग अलग रेफरेंस दिए हैं, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट बात, जो सवाल अब आपने किया ना, देखिए हुकूमतों में डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम होता है, ये आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। जो गजाला ने रेफरेंस दिया, हम बहुत लंबे अरसे से मणिपुर की खबरें पढ़ रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से और जगहों की खबरें पढ़ रहे हैं, कश्मीर का हम आज तस्करा नहीं करते। लेकिन कल आप लोगों ने, परसों आप लोगों ने क्या किया, जब मुल्ला अमीर मुत्तकी आए थे, तो इंडिया जो दुनिया में मदर ऑफ द डेमोक्रेसी होने की दावेदार है, इंडिया ने अपनी वीमेन जर्नलिस्ट को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक दिया था। आप हमसे बात करते हैं, लेकिन अगेन मैं इस पर आता हूँ जो आपका सवाल है ना जी, आपने उसके बाद के वीडियोस देखे या नहीं देखे? बोले तो मैं आपको वीडियोस भेज देती हूँ पर्सनली। जो उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाकायदा हमारी एक क्लियर लाइन है, भाई हमारे देश की नीतियां हमारे देश की हैं, किसी और की नीतियां यहाँ पर नहीं चलेंगी। आपने उस टेररिस्ट को, जिनकी वजह से आप हम पर इल्जाम करते थे, पाकिस्तान के 86,000 लोगों की कातिल है ये TTP और TTA। आपको उन 86,000 लोगों का, जिसमें 7,000 फौजी भी हैं, उनका कत्ल आपको दिखाई नहीं दिया। आपने जिस तरह उसको वेलकम किया, और फिर वो इंडिया, वो जो जाफर एक्सप्रेस में मुलव्वस है, जिसके खिलाफ अमेरिका में टेररिज्म के केस चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप टेररिज्म खत्म करेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट तस्लीम की जाती है, यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है। फॉर गॉड सेक, जब बात आप कर रहे हो तो बात को जरा रैशनल होना चाहिए उसका। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आई डोंट एग्री विद द पुलिस ऑपरेशन से, आई डोंट एग्री। लेकिन अगर आप पुलिस पर अटैक करेंगे, आप पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकेंगे, आप उनसे डंडों पर कील लगाकर जो है आप उनको मारेंगे और उनके 4 लोग मर जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। वो जो गजाला कह रही थी ना, अच्छा ये बात मानते हैं जाजी, क्या अभी स्थिति आउट जो ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है उस पर आप बगले बजाने शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे। यू आर मीडिया, देखिए ना प्लीज, यू आर मीडिया, यू आर जर्नलिस्ट। ये विश्वनाथ साहब कहें, जो माफ कीजिएगा, ये जो फॉर्मर, मैं इनका नाम भूल गया, फॉर्मर जो एयरफोर्स के हैं, ये कहें तो समझ में आता है कि ये पैनलिस्ट है। लेकिन आप तो जर्नलिस्ट है, अली शाह भी जर्नलिस्ट है, लेकिन आप मुझे अली शाह की अपनी मेंटालिटी पर मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? इतना लो लेवल हो है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। एजाज जी, आप ऐसा आप अपना एजेंडा यहाँ पर आकर सेटअप करेंगे और मैं आपको इंटरव्यू ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे अगर आप मुझे एथिक्स सिखा रहे हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आपकी जो सिखाने वाली बातें होंगी मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन मैं एजेंडा नहीं चलाने दूंगी। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, वही तो बात है। आप ये क्लास लगाने में अगर यहाँ पे वक्त लगाएंगे, गोल 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 घुमाते रहेंगे, बात वहीं पे खत्म। क्लास तो आपने लगा रखी है ना, आप गजाला को बोलने दे रही थी ना, मुझे बोल रही थी। वो जो आपके 2 लोग बोल रहे थे, उन्होंने आप खामोश बैठी नहीं सेट करेंगे प्लीज। यूके देवनाथ जी, अच्छा पिछले 1 महीने के अंदर ये तीसरी मर्तबा है जब पिछले कुछ वक्त में लगातार यहाँ पर देखा गया निहत्तों को टारगेट किया गया है, कैसे गोलीबारी की गई है। POK में प्रदर्शनकारी हुए, यहाँ पर उनके ऊपर अटैक हुआ। 29 सितंबर 1 अक्टूबर को गोलीबारी हुई, 19 लोगों की मौत हुई। लाहौर में 15 लोगों की मौत हुई और उसके बाद में गोलीबारी आज जब हुई है तो उसमें 280 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। क्या आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है अब एक तरह से शरीफ और मुनीर के हाथों से पाकिस्तान? अब ना POK संभालता है, ना बलूचिस्तान, ना अफगान बॉर्डर, और ना ही इस्लामाबाद और लाहौर। जी हाँ, मैं अगर अपने बेसिस को पाकिस्तान की जो नेशनल मीडिया है, नेशनल प्रिंट मीडिया है, और DG ISPR के जो बयानात आते रहते हैं उसके ऊपर बेस करूं, तो खलबली तो पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई है। चाहे आप बलूचिस्तान देख लीजिए, BLA के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया जी देवनाथ जी, यूके देवनाथ जी, आग लगी हुई है, हम हर रोज ही देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो डिफेंस PRO हैं वो खुद आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहां पर
टीटीपी के लड़ाकों के साथ या शायद तालिबान के फ्रिंज एलिमेंट के साथ कैसी भयंकर लड़ाई हो रही है। पीओके में जो हुआ उसके बारे में क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान की मीडिया ने बार बार दिया है। फ्रिंज एलिमेंट्स पाकिस्तान की सरकार में होते हैं। क्या होता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अक्सर जो एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ धार्मिक संगठन है उनके साथ मिलकर सरकार चलाने की कोशिश करती है। अब जैसे हम टीएलपी की बात कर रहे हैं, टीएलपी जैसा एक पॉलिटिकल संगठन जो है वो अपनी जो पूरी ऑक्सीजन है वो धार्मिक बिलीफ से ही जमा करते हैं। फॉलोअर्स कौन है? फॉलोअर्स अगर आप देखें, जैसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तान में बहुत स्ट्रिक्ट है। ईश निंदा करने पर या कुरान की या खुदा की तौहीन करने पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, होने भी चाहिए, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर, और टीएलपी ने हमेशा इन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को ही फॉलो किया है। तो पाकिस्तान की फौज को जब भी दूर दराज के इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस बनाना पड़ता है, खासतौर से इलेक्शन के पहले, जब वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, उन्होंने टीएलपी का इस्तेमाल किया, कोई शक ही नहीं है। अभी ये टीएलपी की जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज की तरफ बहुत ही इनका जो मिजाज है या इनकी जो फीलिंग्स हैं थोड़ी सी कड़वी हैं। अहमदिया कम्युनिटी को ये लोग शायद पाकिस्तान का दोयम दर्जे का मार्जा लोग मानते हैं। तो हो ये रहा है कि ऐसी एक पार्टी कहें या ये रिलीजियस बेस्ड पार्टी है, इसको कंट्रोल करेंगे कैसे? काफी हद तक इनपुट है कि ये इनको इनिशियल फंडिंग, इनिशियल सेंचुरी और इनिशियल जो इनकी इंडोक्ट्रिनेशन थी वो आईएसआई ने की थी, क्योंकि आईएसआई इनका इस्तेमाल करती थी कभी ऊंट को इस करवट में बिठाने के लिए, कभी ऊंट को उस करवट में बिठाने के लिए। लेकिन मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में था 34 साल, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार फिर से एक माहौल क्रिएट करेगी जहां के इन लोगों को फिर से दोबारा बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। और शायद फिलहाल जो हो रहा है मिस्र में, शर्म अल शेख में, उसको सारे मुस्लिम देशों ने सपोर्ट किया है, सारे अरब देशों ने सपोर्ट किया है शर्म अल शेख में। तो शायद टीएलपी को समझ में आएगा कि क्योंकि सारे मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, कतार, तो फिर टीएलपी बातचीत के द्वारा समझ जाएगी कि पानी या हवा का रुख किस तरफ है, जहां तक हमास की बात। अगर सर क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो सिर्फ हमास या फिलिस्तीन की ही वजह से है या फिर कुछ और भी वजह नजर आती है? क्योंकि इसको लेकर तो बहुत पहले से ही सिचुएशन थी। अब अगर शांति, ऐसा तो नहीं होगा कि टीएलपी भी शांति के फेवर में ना हो? हाँ, देखिए, अब मैं फिर जो भी बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से बोलूंगा। सारे डेमोक्रेसीज में एक तो रूलिंग साइड होता है, सत्ता पक्ष, ऑपोजिशन भी होता है, विपक्ष, और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो कई बार क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष है वो फ्रिंज एलिमेंट्स की मदद से पावर में आ जाता है। इजराइल एक क्लासिक एग्जांपल है जहां नेसेट में लिकुड पार्टी की माइनॉरिटी है, नेतन्याहू की पार्टी है लिकुड पार्टी, वो उनके पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रिंज एलिमेंट की वजह से वो सत्ता में आए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन एक और बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक अभी जो रिपोर्ट में पढ़ रही थी उसमें यह भी कहा गया है कि मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है गजाला। देखिए, अब कितनी जाने गई हैं, कितनी नहीं गई हैं, ये सबके अपने अपने दावे होते हैं। प्रशासन कहेगा कि बहुत मिनिमम कैजुअलिटी हुई है, टीएलपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई हैं। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो तस्वीरें, वो हालात बयां करती हैं। जाने गई हैं, स्थिति जरूर यहाँ पर बिगड़ी है, इस बात को तो एक्सेप्ट करती हैं। गजाला जी। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दे दिया। मुझे नहीं लग रहा था कि अब आप मुझे बोलने का मौका देंगे, जितनी आप जज्बाती हो गई थी, इमोशनल हो गई थी मेरी बात के बाद। आप मेरे साथ रोज डिबेट में आइए, आप रोज डिबेट में आइए, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं होती हूँ। बोलिए। अब आप आगे सुनिए। अब आप आगे सुनिए।
टीआरपी का सिर्फ मेरे ख्याल सुनिए इससे ना पहले गजाला, एजाज सिर्फ साहब जस्ट जस्ट ऑन लाइटर नोट, जज्बात मेरे सिर्फ तब बहुत ज्यादा उबाल मारते हैं जब अगर मैं अपने इंडिया को लेकर कोई गलत बात या गलत पॉइंट सुन लेती हूँ, तब जरूर मुझे बुरा लगता है। चलिए प्लीज टू बी कंटिन्यू। सेम फीलिंग्स मैं भी जब किसी के भी मुंह से अपने पाकिस्तान के हवाले से कोई गलत बात सुनूं तो उससे ज्यादा जोश जज्बात मारते हैं। ये तो सेम फीलिंग्स हो गई ना दोनों की। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। ओके चलिए अब इससे आगे चलते हैं। टीआरपी के हवाले से जो एहतजाज इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, ये इससे कबल मैं सुन रही थी एजाज साहब आपको वेरी क्लियरली एंड वेरी कैटेगोरिकली वो आपको इसके हवाले से बता चुके हैं। एहतजाज हर किसी को मेरे मुल्क में करने की इजाजत है, लेकिन अगर वो जो कानून है उसको अपने हाथों में ना ले, अगर वो अमन और अमान को अपने हाथों में ना ले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मार कुटाई जरूर हुई है। देखें अब यहाँ पर आपके साथ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए, अली शाह साहब का नाम तो मुझे याद हो गया, अगर मैं गलत नहीं बोल रही। जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका नाम मुझे अभी तक सॉरी याद नहीं हो सके, बट आप लोग बार बार हवाला दे रहे हैं यहाँ पर कि जी सॉरी यूके देवनाथ जी और अली शाह जी हैं जी। ओके अली शाह, ओके ठीक है। अच्छा ये दोनों लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें आप लोग बार बार देखें हवाला दे रहे हैं कि आईएसआई, ऐसे बोलने को मैं भी बोल दूं कि बलोचिस्तान में हालात खराब है पीछे रॉ है, केपीके में हालात खराब है पीछे रॉ है, टीएलपी आ गई पीछे रॉ है। टीएलपी को पैसे कौन दे रहे? रॉ फंडेड है, रॉ उनको पैसे दे रही है, वरना वो 2 साल क्यों नहीं है। ये थ्योरीज में यहाँ पे बैठ के बोल सकती हूँ ना, सिर्फ बोलने से मसला हल नहीं होता। आप लोग भी सीनियर हैं, हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी तरह से अपनी बातचीत को लेकर आगे चलेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी जब एजाज साहब ने कहा कि खवातीन को नहीं आने दिया गया, और हमारी जो एंकर साहिब है उन्होंने कहा जी हमारी महिलाएं हमारा मसला है। तो भाई हमारा मुल्क है, हमारा प्रोटेस्ट है, हमारे लोग मरे जा रहे हैं, हमारा मसला है। मैं ये कह रही थी, मैं ये नहीं कह रही थी कि हमारी महिलाएं हमारा मसला है, मैं बोल रही थी कि आपने शायद अपडेटेड चीजें नहीं पढ़ी। उसके बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फ्रंट लाइन में महिलाओं ने किस तरह से बेबाकी से सवाल भी पूछे। आप जरा वीडियोस देखिएगा, जरा वीडियोस देखिएगा, उसमें बाकायदा पूछा गया कि भाई आपने बाकायदा वहां पर उनके जो विदेश मंत्री थे उनसे बड़े कट्टर सवाल पूछे। कुछ घंटों के बाद ये वाली टीआरपी वाली सिचुएशन मेरे मुल्क में भी कुछ देर के बाद ठीक हो जाएगी। अच्छा सिर्फ एक आखिरी बात, क्योंकि दोबारा शायद मुझे मौका मिले या मिले, सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहूंगी, प्लीज सुनिएगा। अभी आपके एक पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे जनरल फैज, और फिर हवाला दे रहे थे अफगानिस्तान, हमारे भाई थे जनरल फैज, वहां पर गए, चाय पी, सारा कुछ। तो भाई ये मुल्कों में होता रहता है, आप लोग क्यों भूल जाते हैं बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को। आज बांग्लादेश की हुकूमत आपका नाम नहीं सुनना चाहती, और कल जो बांग्लादेश की वजीर आजम थी, आज वो जाके अपने आपके मुल्क में सियासी पनाह लेके आपके गोद में बैठी हुई है। तो मैं बताती हूँ गजाला, ये होता रहता है। हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने मफादात को लेकर मैं बताती हूँ गजाला, उसका मुख्य कारण क्या है। 1971 में जो हुआ, 1971 में जो हुआ वो बांग्लादेश की आवाम बखूबी जानती है, और उसके बाद से लगातार सभी पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की स्थिति हिंदुस्तान किस रूप में मजबूत है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कैसे खोखला कर दिया। जी अली शाह जी। देखिए पहली बात तो जी को ये वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, तो इनको इतना इल्म होना चाहिए कि इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान जब सत्ता में आया था 15 अगस्त को 2021 में, तो खूब मस्का लगाया जनरल फैज हामिद ने, खूब बटर लगाया। आज की तारीख में वही तालिबान आके इनको पलट के वार करता है, इनके ऊपर इन पे थूथू भी नहीं किया जा रहा, वही तालिबान। अब ये बांग्लादेश के ऊपर मस्का लगा रहे हैं, बांग्लादेश इनको 4 चोट की मार लगाएगा बाद में। नहीं अली शाह जी अमेरिका की भी अमेरिका भी ये चीन को मस्का लगा रहे हैं। चीन बाद जब चीन का मकसद पूरा जाएगा ना सीपैक, तो चीन दूर से मक्खी निकाल के फेंकते ना, चीन इनको वैसे पटकने वाला है इनको। अच्छा इनको फर्क नहीं मालूम है कानपुर और मणिपुर के बारे में। और मेरे को ताज्जुब होता है जो मेल मेंबर है यहाँ पे पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि ये मैं नाम याद नहीं आया एयरफोर्स के। अरे ये साहब पढ़ लो यार, नाम पढ़ लो, आप स्क्रीन पे आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी है, पढ़ लो यार, याद करनी होती नहीं है। दूसरी बात अरे मसलापन नहीं सर, मसला नहीं। अगर आपको सीरियस बात करनी तो आप मसलापन नहीं प्लीज सर, प्लीज मसलापन नहीं यहाँ पे। अगर मसलापन नहीं सीरियस बात कर लीजिए, मसलापन नहीं।
अच्छा, तीसरी बात, बोलिए। अरे इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भी मणिपुर और कानपुर के बारे में इनको फर्क ही नहीं पता। अब देखिए आईएसआई ये कहती है कि अगर इनके मुल्क के बारे में कोई बोल दे तो इनको गुस्सा आता है। ठीक है, अगर हम बोले, अगर हम बोले, गजाला इनके लिए जो टीवी पर दृश्य दिख रही है ना, इनके लिए बड़ी नॉर्मल आम बात है, ये आदी हो चुके हैं। कोई हमारे लिए है, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इनके लिए नहीं अलीशा जी, मुझे इसका देखिए, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी तक हमने जब कई बार चर्चा की तो पाकिस्तान से जो हमारे जर्नलिस्ट साथी जुड़े उन्होंने हर बार ये कहा कि भाई हम खुद ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, हमने खुद ही ने आतंकी घटनाओं को बहुत फेस किया है, हम लगातार प्रताड़ित हैं। उसकी वजह तो यही है कि हम अपने यहाँ कहा भी जाता है जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे। अब जिस तरह से हथियार चलाना, हथियार बनाना, हथियारों की ट्रेनिंग, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता अगर नजर आई तो वही अब घर में ही मुसीबत बन के खड़े हो गए। क्या आपको लगता है यही, क्योंकि अगर टीएलपी की ही बात करूं तो लगातार टीएलपी ही किस तरह से चुनौती बनता हुआ नजर आता है। पहला मौका नहीं है, लगातार इस तरह की कई प्रोटेस्ट टीएलपी की तरफ से किए गए। आर यू एजाज जी, अलीशा जी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। इनके हेड ऑफ स्टेट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने यूएन में खड़े होकर बोला था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे मंजूर है, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन देखिए आप भिखारी कटोरा लेकर जब आप कह रही थी तो किसी ने बीच में मैं नहीं कह रहा हूं, वो शहबाज शरीफ ने बोला, इनके वजीर आजम ने बोला है कि पाकिस्तानी की भिखारी कटोरा लेकर अब ईमानी जाएंगे। मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब बेशर्मी की हद होती है, जंग हारने के बाद अपने आप को प्रमोट कर दिया, खूब जगह सही हुई। जो इनके चीफ आर्मी साहब थे, अब आप देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फेल हो गए, वो जंग हारने के बाद प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह पिटाई लगी है इनकी। अलीशा जी, मुझे लगता है इतना भी मत खिंचाई कीजिए, ठीक है, पहले तो पिटे पिटे खेल के मैदान में भी पिट गए, अभी बेचारे घर के अंदर भी परेशान है, इतनी खिंचाई नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी से यूके देवनाथ जी की बात का रुख करी। यूके देवनाथ जी, क्या आने वाली स्थिति या और भी ज्यादा एग्जैजरेट होती नजर आती है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि बड़े स्तर पर कई अलग अलग संगठन टीएलपी जैसे लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे, महंगाई का मुद्दा था, सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, और अभी रेयर मिनरल्स के मुद्दे को लेकर भी लगातार वहां की सरकार के प्रति, वहां के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की नाराजगी है। वो कह रहे हैं भैया पाकिस्तान को तो बेच डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर यूएस के हाथों। क्या आपको लग रहा है ये स्थिति आने वाले वक्त में और भी ज्यादा एस्केलेट होगी? देखिए, टीएलपी की बात हो रही थी तो मैं एक चीज सबको, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, 2017 में जब वहां पर नवाज शरीफ की सरकार को हिलाया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था टीएलपी। टीएलपी ने इतने ज्यादा प्रदर्शन किए वहां पर कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसने का मौका मिल गया, और उसके बाद नवाज शरीफ को साइड स्टेप करना पड़ा। अभी भी जी सर, का बहुत बड़ा रोल था। टीएलपी ने इतने ज्यादा प्रदर्शन किए कि पाकिस्तान आर्मी को ये बोलने का मौका मिल गया कि इमरान खान कंट्रोल में नहीं है, और पीटीआई जो है उसके जो सपोर्ट बेस है वो हिल रहा है, और पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को जेल में जो बंद किया हम जी सर है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका के साथ वो जो पींगे भर रहे हैं, खास तौर से बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सौदा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम की भावना को समझने के बाद पाकिस्तान की सरकार फूंक फूंक कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते भी हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों की तरफ जाना चाहिए, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। जी, और मुझे लगता है सर कि शायद इस पर विचार भी किया जाएगा। एजाज जी उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। एजाज जी, क्योंकि बलूचिस्तान या पीओके में लगातार जो एक नाराजगी का मुख्य कारण है वो यही कहा जाता रहा कि जिस रूप में बाकी अन्य राज्यों का विकास हुआ, बलूचिस्तान पर, पीओके पर उस रूप में ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ से सबने पाने की तो बहुत कोशिश की लेकिन दिया कुछ नहीं गया। तो इसी बात को लेकर आऊंगी कि अब जो इन्वेस्टमेंट्स या प्लानिंग है, गुस्से को कंट्रोल या गुस्से को शांत करने के लिए शायद उस विकास की तरफ ध्यान जाएगा। जी देखिए, एक तो जरा मुझे ये बताइए फैक्ट्स एंड फिगर से कि आईओके में इंडियन फौजी जो 6 लाख 7 लाख है वो क्या कर रहे हैं?
ये इस बहस को छोड़ दीजिए, आईओ की और पीओके को। आप जो आपका सवाल है ना, इनको एक पीओके तो नहीं आप मालूम। अली शाह साहब से भी मेरी दरखास्त है, अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नहीं, वो अफगानिस्तान के बारे में अपनी डिफेंस स्टडीज को एक्सपर्ट है। बेहतर अली कीजिए, शाह जी पाकिस्तान के डिफेंस बारे में। एक्सपर्ट है सर, वो अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट है। मैं नहीं, आपको जरा दुरुस्त कर दूं, ठीक है, वो रिटायर्ड मेजर है सर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मैं माफी चाहता हूँ जी। नहीं, वो जो देवनाथ जी है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपका नाम भूल गया था, अली शाह को बुरा लगा, ठीक बुरा लगा अली शाह को, मुझे नाम याद रखना चाहिए था। लेकिन शाह साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं माफी चाहता हूँ, शाह साहब का जो IQ लेवल है जरा वो बहुत मुझे कम लगा, आप जरा जज्बाती लगी और आपने उसको तस्लीम कर लिया, दिस इज वेरी गुड। बाकी जो बात देवनाथ जी ने कही, ये बात ठीक है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जो लेजिस्लेशन हो या जो चीज भी इम्प्लीमेंट की जाए या जो एग्रीमेंट भी हो वो प्रो पीपल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आप अगर पाकिस्तान में जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात करें या इंडिया में जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। पता है एजाज जी, मैंने आपसे कितना जेन्युइन सवाल पूछा, क्योंकि आप जमीनी पत्रकार हैं, आप जमीनी पत्रकार हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैंने आपसे कितना जेन्युइन सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में नाराजगी अगर है, पीओके में नाराजगी अगर है, तो उसको काम डाउन करने के लिए आखिर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? और आप बात करें, अब सुनिए जरा, अब आपको लॉजिकल और फैक्ट्स की बात सुनिए ना एजाज जी, सुनिए। मैं आपसे डिसेंसी से सवाल पूछ रही हूँ, आपको बात नहीं सुनी, आपको बार बार आईओ की जो आप कहते हैं, सुनिए, जो पीओके है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर आपने कब्जा किया था 1991 में, आप लोग दाखिल हुए थे। सुनिए एजाज अहमद जी, एजाज जी, पाकिस्तान उसमें दाखिल हुआ था, पाकिस्तान ने कब्जा किया। जम्मू कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। आप जो उसे आईयू की इंडिया ऑक्यूपाइड बनाने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज ये फर्जी, ये बोगस नैरेटिव मत पेश कीजिए सर। मैं बार बार आपसे पूछ रही थी कि बलूचिस्तान में अगर नाराजगी है तो उसको काउंट डाउन करने के लिए आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो उधर की तरफ लोगों को शांत करने की कोशिश की जाएगी क्या? आप समझ ही नहीं रहे। वहां रॉ आ जाती है। आप बलूचिस्तान के लोगों का जो टेररिस्ट हैं उनका इलाज जब दिल्ली और बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? जरा इस पर अपनी अदाओं पर भी गौर कीजिए। एजाज अहमद जी जब जाते हैं उग्रवादियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने पे, कोई दुनिया देखा है? वो कोई दुनिया देखा है? एक्सपोज हो चुके हैं आपके फौजी आतंकियों के, आप लोगों को शरीफ और उनके परिवार वालों के मुझे समझ में ये बात आई है पाकिस्तान की तकलीफ तो है। अलीशा जी, मैं एक चीज एजाज अहमद जी और गजाला जी को बताना चाहूंगी। एक चीज आपने कहा कि भाई हिंदुस्तान में, दिल्ली में जब लोगों का इलाज होता है तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड क्लास लेवल की अगर मेडिकल व्यवस्था होती ना तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके के लोग वहीं आते। सुनिए, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया आते हैं सर। आप जरा जाइएगा वहां पर एम्बेसीज में, आप जरा जाइएगा एम्बेसीज में, पता कीजिएगा कितनी वेटिंग है, पता कीजिएगा सर। मेरे भी बहुत से जानने वाले हैं, पता कीजिए। सुनिए जरा, एशिया के कई ऐसे देश हैं जो इंडिया के इलाज कराते हैं। प्लीज ऐसे फेक नैरेटिव मत पेश कीजिए। नहीं, मैं प्लीज मैं इस प्रोपेगेंडा को नहीं चलाने दूंगी। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आप ऐसे तो पाकिस्तान के कई लोगों के वीजा इन वेटिंग है, और अभी भी कई लोगों के नंबर दिल्ली में एम्स में नंबर लगे रहते हैं सर। सुनिए जरा, मैं आपको बताऊं, एशिया के कई देश के कई ऐसी कंट्रीज हैं सर, चाहे बात अफगानिस्तान की कर लीजिए, चाहे बात आप दूसरे देशों की कर लीजिए, इंडिया में आके इलाज कराते हैं, इलाज आके कराते हैं सर। आपको, मुझे लगता है शायद अगर आपके पास में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती तो लोग पाकिस्तान भी आते। आपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं दी, आपने वर्ल्ड क्लास टेररिज्म दिया है, आपने वर्ल्ड क्लास टेररिज्म दिया। आप ये देखिए प्लीज, फिर आप बोलने का मौका नहीं देती। यूके देवनाथ जी, ये फेक नैरेटिव नहीं तो और क्या है? जरा इन्हें बताइए, जरा बताइए कि अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जिस तरह से पहलगाम में ना आतंकियों को भेजा, उसके बाद में कितने लोगों के वीजा जो हैं इंडिया की तरफ से डिनाई किए गए, उन्हें वापस भिजवाया गया। कई लोग गंभीर इलाज के लिए यहाँ पर थे, कई लोगों की खबरें भी पड़ी, तभी ये लोग रोना रो रहे थे कि देखिए कितना संवेदनहीन हो चुका है भारत। लोग इलाज कराने के लिए गए हैं लेकिन उनका वीजा कैंसिल कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी आपके पास में होती तो समझ में आता। इन्हें दिए वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स देते तो पता चलता।
जी, जिनको आप जी अपने हाँ, साथ बिठा लेते हैं, उनके साथ बैठ के देवनाथ जी। वज़ीर खारजा जो है ना वो जी जी, देखिए, हमने मैं सिर्फ आपको भी इतना साथ में बोलना बैठाने चाहता की हूँ कोशिश कि की थी, लेकिन आप लोग पाकिस्तान आप से हमेशा हमारे ना पीठ भाई पे और खंजर बहन ठोकते हैं। अगर ट्रीटमेंट के लिए भारत में आते हैं तो छुप छुपा के कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की एम्बेसी के पास पूरा Yes. डेटा है, मेडिकल वीसा लेके कौन कौन हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए आए, किस अस्पताल में इलाज हुआ और वो वापस कब गए। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, हमें उस पे गर्व है। और एजाज पाकिस्तान जी सुन लीजिए अब अफगानिस्तान जरा, से आप ही को एक्सपोज कर रही हूँ, तादाद में बता रहे मेडिकल देवनाथ जी। वीसा लेकर इंडिया में आते हैं। जी 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 सर, जी सर। आप उनको पैसे देकर बुलाते हैं, फिर आप उनको अच्छा, हरब्यार मरी क्या करते हैं दिल्ली आकर? अगर वो चुप छुपकार आते हैं, हरब्यार मरी को तो आप अरे बुलाकर एजाज पैसे देते हैं ना। अहमद, रंदा आप गुप्ती मैं को आपको अभी बुलाकर तक कितना पैसे सीनियर, देते हैं। आप मुझे आप ये जर्नलिज्म बंद के कर आप एथिक्स दीजिए, समझा रहे आप थे, ये बंद कर लेकिन मुझे लग रहा है आपको मुझे एबीसीडी बतानी पड़ेगी सर। मुझे एबीसीडी बतानी पड़ेगी कि आप जाइए जरा एम्बेसी पाकिस्तान में अपने, जरा जाइए वहां से डेटा निकलवाइए, डेटा निकालिए, तब आपको पता चलेगा। आपको लग रहा है चोरी चुपके हो, सीरियसली चोरी चुपके पाकिस्तान की भी कई आवाम है जो इंडिया में आके इलाज कराती है। अलीशा जी, क्या मैं गलत हूँ? और अगर पाकिस्तान के आज जिस तरह से हालात हैं, गृह युद्ध जैसी सिविल वॉर की स्थिति है, तो उनकी इस जैसी विचारधारा को लेकर ही इस्राइल की मदद ली अभी हाल ही में पाकिस्तान अली के शाह खिलाफ जी। जंग के लिए इस्राइल के ये लोग ना, इनको 584 ना इल्म ड्रोन है ना हमले शर्म कराए। है। अब ये बताइए, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हो कि नहीं मानते हो, या उनको आप पूछते हो? ओसामा आर्मी बिन लादेन हेडक्वार्टर के पास में। ये बात सुन लीजिए। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद को क्या मानते हो आप? इनको टेररिस्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेररिस्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? एजाज जी, एजाज जी प्लीज, फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। मैं बार-बार आपको वार्न कर रही हूँ। I'm asking just one question. I'm asking just one question from Alisha. Why Indian government was silent on Palestinian genocide? वे सारे हमने, हिंदुस्तान ने हर चीज, जब भी कोई भी नाइंसाफी हुई है, हिंदुस्तान की तरफ से पहली आवाज गई है। आपके यहाँ पाकिस्तान के साथ बाढ़ आई थी, हजारों लोग मर गए थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ट्वीट भी किया। इतना बड़ा दिल है कि भाई हमको अफसोस है। नहीं सर, लेकिन मैं बताती हूँ अलीशा जी, एजाज जी, नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे। एजाज जी, दरअसल क्या है ना, दरअसल क्या है ना, हम लोग कभी भी जेनोसाइड की बात कभी इसका समर्थन ही नहीं किया। हर बार ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है, शांतिपूर्वक तरीका अपनाया जाना चाहिए। और हम अभी भी सुनिए, और हमने हमेशा पाकिस्तान को भी इसी रूप में माफ किया है कि ठीक है, हर चीज का शांति से जवाब देना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं मानता तो उसको ऑपरेशन सिंदूर का सामना करना पड़ता है, करना पड़ता रहेगा। और अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जरा घर जल रहा है, समझिए। अभी भी आप लोग पता नहीं कौन से फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। प्लीज एजाज जी, आप मुझे एथिक्स सिखा रहे थे, जरा आप भी समझिए, जरा एबीसीडी समझिए। वेल, दोबारा हम कभी कनेक्ट जरूर होंगे। फिलहाल आप लोग सभी मेरे साथ में जुड़े, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गृह युद्ध से जूझ रहा है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ के जो कहा जाए, जो पत्रकार हो या फिर यहाँ की जो आवाम या फिर शीर्ष नेता, वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अभी भी वक्त है, बार बार यहाँ की जनता कह रही है संभल जाओ। कभी यहाँ पे महंगाई के नाम पर, कभी गाजा के नाम पर, कभी आतंकवाद और कभी सेना की बर्बरता के नाम पर लगातार विद्रोह जो है पाकिस्तान को जला रहा है। और इसलिए सवाल यह है कि पाकिस्तान अब और भी ज्यादा टूटने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है।